औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम हसन और मैं आपको वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है सब शेल, शेल्स एंड ऑर्बिटल। इन तीन चीजों में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले पहले सवाल से, जो कि ये है कि पहले हम समझ लेते हैं कि शेल क्या होता है। ठीक है, जब आपके पास एक एटम पड़ा हुआ है तो एक एटम के दो ही मेन हिस्से होते हैं, एक बिल्कुल उसके सेंटर में और उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या नाम देते होते हैं, न्यूक्लियस का। और एक ऐसा पार्ट होता है जिसने उस सेंट्रल पार्ट को क्या किया होता है, सराउंड किया हुआ होता है, जिसे हम क्या नाम देते होते हैं, शेल। तो बेसिकली यही सराउंडिंग पार्ट भी आपके पास क्या कहलाता होता है, शेल कहलाता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं, अगर ये आपका सेंट्रल पार्ट है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, शेल। अब किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन जो शेल्स हैं ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 एंड अदर्स। इन्हीं शेल्स को बेसिकली हम क्या नाम देते होते हैं, एनर्जी लेवल्स का। क्योंकि एक एटम के अंदर ये एनर्जी के पैटर्न्स होते हैं, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि एनर्जी के लेवल्स हैं। जो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब पड़ा हुआ होगा वो छोटा एनर्जी लेवल, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी, तो हम उसे क्या नाम देंगे, ये उतना बड़ा एनर्जी लेवल होता जा रहा है या उतना ही बड़ा शेल होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि ये कहता है कि दुनिया में कितने शेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले ये बताओ कि शेल को हम रिप्रेजेंट किससे करते होते हैं, एन के जरिए। देखिए एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। वजह क्या है कि कभी भी आप एटम को डिस्कस कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि उसमें शेल नहीं है। अगर उसमें शेल नहीं है तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स वो एक एटम ही नहीं होगा। तो बेसिकली वहां पे शेल्स का हमेशा एग्जिस्टेंस होती है, बट वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से उतने एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते होते हैं। तो इसलिए एन की वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन हो सकती है। बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स है, मैं ये बोलूंगा कि ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लातादात होते हैं, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी पैटर्न बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम कितने इस्तेमाल कर रहे हैं या दुनिया में कितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ने यूज किया है। तो टोटल हमने 118 एलिमेंट्स को क्या किया है, डिस्कवर किया है, या कुछ उनमें से हमने इन्वेंट किए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ही अगर मैं बात करूं तो दुनिया में टोटल सब शेल्स और सॉरी शेल्स कितने होते हैं, 7 ही एग्जिस्ट करते हैं। मींस हमारा जो 118वां एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 7 तक है। लेकिन मैं अगर पहले पहले की बात करूं जो कि हाइड्रोजन है, उसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, टोटल 1 होते हैं। तो इन शेल्स को हम क्या नाम देते होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम भी देते होते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो इसे आप नाम देते हो k। n इज इक्वल टू l है तो, और 2 है तो l, 3 है तो m, n, o, p एंड द लास्ट वन इज q। तो बेसिकली शेल इनफाइनाइट्स हैं, लेकिन हम कितने डिस्कस करते होते हैं, टोटल 7। वजह क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये डिस्कस करते हैं कि यह क्या शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल रहते हैं या चेंज होते हैं। देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे एक फार्मूला जिसे हम कहते हैं 2n का स्केयर। कि 2n का स्केयर आपको ये बताएगा कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर शेल में अपनी ही प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन कीप कर सकता है। वजह क्योंकि आप देखें तो पहला शेल जो होता है वो छोटी साइज का होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी साइज छोटी है, ये बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। जितना शेल्स बड़ा होता जाएगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती रहेगी। इसलिए ये फार्मूला होगा 2n का स्क्वायर जो आपको हेल्प करेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ जो n है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। मीन्स पहले शेल में पॉसिबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है, 2 की। जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, और 4 2 8। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। और n इज इक्वल जब आप 3 पुट करते हो तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। और n इज इक्वल टू 4 के लिए 32। इस तरीके से आप n इज इक्वल टू 5 6 7 के लिए पुट करते जाएं तो आपको मजीद कितना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या होता रहेगा, इल्म होता रहेगा कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और याद रखें ये सब सारे शेल्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, मिनिमम को नहीं, कि मैक्सिमम वो कितने अटेंड कर सकता है। 2 वाला मिनिमम 0 भी कर सकता है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन भी ना हो, या उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। 8 वाले की बात करूं तो मैक्सिमम 8 आएंगे, 8 से 9 पे नहीं जा सकता। मींस कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। 8 से 9 नहीं हो सकता, लेकिन 8 से 7 6 5 4 जितने एक एलिमेंट में पड़े होंगे उतने इसके क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सब शेल्स क्या है। सब शेल को समझने से पहले मैं आपको एक रैंडमली एग्जांपल देता हूं, फिर मैं शेल के ऊपर और सब शेल की डिस्कशन करूंगा। देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो आपको क्या मिला, एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर बनी हुई एक यूनिवर्सिटी होगी, आप उसके अंदर जा रहे हो तो आप ये बोलोगे कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, बिल्कुल ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हो तो आपको क्या मिलते हैं, डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट होगा, बायोलॉजी का होगा, फिजिक्स का होगा, मैथ का होगा, कंप्यूटर साइंस का, वगैरह वगैरह। तो आपको बहुत से क्या मिलते हैं, डिपार्टमेंट मिलते हैं। लेकिन हमें किस में जाना है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही जाना होगा। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं बात कर लेता हूँ कि हम केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो वहां हमें एक क्लास नहीं मिलेगी, हमें हर सेमेस्टर की अपनी अपनी क्लास मिलेगी। तो मीन बहुत सारी क्या होंगी, क्लासेस होंगे। तो हम एटम्स के बारे में भी यही बात करते हैं कि जब आप एटम में इंटर होते हो, एटम को मैग्नीफाई करके देखते हो कि एटम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो हमें क्या मिला, शेल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। जब आपने शेल्स को मजीद मैग्नीफाई करके शेल के अंदर पता नहीं क्या कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा, तो आपने शेल को मजीद बड़ा करके देखा तो आपको एक और चीज मिली जिसे आप क्या नाम दे रहे हो, सब शेल, या इसे आप क्या नाम दे सकते हो, सब एनर्जी लेवल्स। बेसिकली एनर्जी लेवल्स के अंदर छोटे छोटे और एनर्जी लेवल्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात कर लूं, यहाँ इसके अंदर मजीद छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें भी हर शेल के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, सब एनर्जी लेवल होते हैं, जो कि फर्दरली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इन्हें हम सब एनर्जी लेवल्स को क्या नाम दे रहे होते हैं, सब शेल्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ और ये डिस्कस करते हैं कि टोटल दुनिया में सब शेल्स हैं कितने, कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर आर टोटल 4 काइंड्स ऑफ सब शेल, जिनके नाम होते हैं SPDF। SPDF जो है वो हमारी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, उसमें डिस्कस किया जाता है। तो उसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल हम कह रहे हैं कि करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो इन सब के जो नाम है उन्हीं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से लिए गए हैं। जैसा कि एस लिया गया है शार्प से, पी लिया गया है प्रिंसिपल से, डी लिया गया है डिफ्यूज से और एफ लिया गया है फंडामेंटल से। अब यहाँ एक चीज मैं याद दिला दूं, SPDF ये सारे आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखने हैं। अगर आपने लिख दिया कैपिटल SPDF तो ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, गलत। याद रखना, शेल क्या है, बड़ा है, तो इसलिए जब आप शेल के लिए रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो सारे के सारे कैपिटलाइज होने चाहिए। लेकिन सब शेल उसके अंदर आता है, छोटी टर्म है, तो इसलिए इन सब को आपने कैपिटलाइज नहीं बल्कि क्या लिखना है, स्मॉल लेटर के जरिए ही शो करना होता है। अब शेल हमारे पास क्या था, सर्कुलर शेप था। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास सब शेल्स हैं, सब एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी शेप क्या होती है। तो जो एस है इसकी क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। बेसिकली मैंने 2 डायमेंशन के अंदर ड्रा किया हुआ है, ये सर्कल लग रहा है, लेकिन ये फुटबॉल की तरह होगा और 3 डायमेंशन में होगा, इसे हम नाम देते होते हैं स्फेरिकल। जो पी होगा ये डम्बल शेप होगा, लाइक दिस। और जो डी होगा इसे हम कहते हैं सोसेज, इसमें बेसिकली 2 डम्बल्स आ जाते होते हैं, ये कुछ इस तरीके से शेप बना रहा होगा। और एफ की बात करूं तो एफ की जो शेप है वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो ड्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसकी मैंने ये बात करूंगा कि जो डी की शेप है, ये मैंने 5 में से सिर्फ एक ही शो की हुआ है, इसमें 5 अलग शेप्स होती हैं, तो मैंने उनमें से वन ऑफ द एक ही शो की हुई है। आंसर नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि क्या सब शेल्स जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। शेल्स के अंदर हमने देखा कि हर शेल की क्या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो उसके अंदर हर एक के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो सब शेल्स के अंदर भी याद रखें, कभी भी सेम नहीं होते। सब शेल्स के अंदर भी हर सब शेल के अपने अपने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो एस है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, जो पी है वो 6, जो डी है वो 10 और जो एफ है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो इसलिए सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं करते। लास्ट सवाल की तरफ जाते हैं जो कि है ऑर्बिटल्स के बारे में, कि व्हाट इज ऑर्बिटल्स। तो मैं वही दोबारा से कहानी शुरू करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी थी, हम यूनिवर्सिटी में गए तो हमें क्या मिले, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिले। हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चले गए तो वहां हमने क्या देखा कि बहुत सारी क्लासेस हैं। अब उन बहुत सारी क्लासेस में आपकी सिर्फ एक ही क्लास होगी और एक क्लास में मखसूस एक चेयर होगी जो आपकी होगी। तो वो जो चेयर पड़ी हुई है बेसिकली वो हमारा क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। मैं इस तरीके से बात कर लेता हूँ कि जब आप एटम में गए तो आपको क्या मिले, काफी सारे शेल्स मिले।
आप शेल्स को मैग्नीफाई करते हो किसी एक को, तो आपको क्या मिला, सब शेल्स देखने को मिला। जब आप उस सब शेल्स को मजीद बड़ा करते हो, मजीद मैग्नीफाई करते हो, तो आपको एक नई चीज वहां पे देखने को मिली, जिसे आप क्या नाम दे रहे हो, ऑर्बिटल्स का नाम दे रहे हो। अब देखिए ऑर्बिटल को हम डिफाइन कैसे करें। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी चले गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में मीन्स एटम में, तो भी ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि आप डिपार्टमेंट में यानी कि शेल में, तो भी ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि आप क्लास यानी कि सब शेल में, तो भी ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि चेयर पे हो, ऑर्बिटल में हो, तो जो भी ठीक है। बेसिकली बातें चारों के चारों ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम में हो तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेल में है तो भी ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन सब शेल में है तो भी ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है तो भी ठीक है। लेकिन हम इन चारों में से अगर किसी एक को स्पेसिफाई करना चाहें कि रियलिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप अपनी चेयर पे बैठ के क्लास ले रहे हो, तो वो चेयर मेन लोकेशन है और एग्जैक्ट लोकेशन होगी आपके लिए। इसलिए ऑर्बिटल की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी प्लेस जहां प्रोबेबिलिटी मीन्स मौजूदगी क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, वो जगह ही एटम के अंदर क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल कहेगी। देखिए इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरे शेल में एक वक्त में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पूरे सब शेल में एक वक्त में नहीं होता, लेकिन ऑर्बिटल वो वाहिद जगह है जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन वाकई यहाँ पे होगा। तो इसलिए वो जगह एटम की जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाए, उसे ही आप क्या नाम देते हो, ऑर्बिटल का नाम देते होते हो। अब ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। इसी वजह से हम एस की बात करते हैं कि एस कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 2। तो इसका मतलब ये है कि एस के ना कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा, 1 2 2। पी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके पीछे वजह क्या है कि उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने पड़े हैं, 3, 3 2 6। डी 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, रीजन क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और 5 5 2 10। और 7 के अंदर सॉरी एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि 7 2 14 ऑर्बिटल्स, इसलिए हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। इन लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।